आज बच्चों हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन हम लोग करेंगे। जैसे आपका पहला पॉइंट है, परिमित लंबाई के रुजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, निकालनी है। हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चों। तो यहाँ पे जो वायर है, धारावाही चालक है, उसका लेंथ जो है वो फिक्स है। परिमित का अर्थ होता है कि फिक्स है। अब यहाँ पे मैंने एक धारावाही चालक लिया, ये आपका CD हो गया, ठीक है। ये धारावाही चालक आपका क्या है, CD है। ये धारावाही चालक आपका क्या है, CD धारावाहिक चालक है। और इसमें सपोज करिए करंट आपका ऐसे फ्लो कर रही है बेटा, ये करंट जा रही है, I एम्पियर का करंट ऐसे वायर से होके जा रहा है। अब देखिए हमको इस चालक तार से r दूरी पर स्थित एक बिंदु, मान लीजिए कि ये है P बिंदु है, और इसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। P को मिला लिया, ये आपका Q हो गया। अब देखिए एक छोटा सा अल्पांश मैं ले रहा हूं चालक तार का, ये आपका छोटा सा अल्पांश dl है, AB, ये dl भाग है। इस भाग के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया जाए तो पूरे तार के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इजीली वे में निकल जाएगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि P को C से मिलाया, P को C से मिलाया और P को D से मिलाया, P को D से मिलाया। अब देखिए करंट इधर जा रहा है, इसके साथ ये एंगल नीचे की ओर आ रहा है, तो ये कोण आपका हो जाएगा -φ1 और ये कोण आपका हो जाएगा बच्चों φ2। अब इस छोटे से अल्पांश के कारण तो आप जान रहे हैं करंट जा रहा है किधर, इस साइड में B2 A साइड में जा रहा है। अब इसको हम लोग क्या कर दिए कि A को भी P से मिलाया और B को भी P से मिलाया। इस AB भाग के कारण या द्वारा P बिंदु पर छोटा सा कोण बनेगा और ये कोण आपका होगा d∅। क्या होगा, d∅। अच्छा अब देखिए ये दूरी आपका x हो गया, ये दूरी आपका x हो गया, यानी PB इक्वल टू x। तो PB और के बराबर हमने इस पे चाप लगाया और इस तरह से ये पॉइंट मिल गया, इसका नाम G रख लेते हैं। ये एंगल आपका थीटा हो गया, ये आपका एंगल फाई हो गया। ये दूरी Q से P की दूरी R है। अब चलिए निकालते हैं हम लोग। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार बच्चों आप लोग पढ़े हो कि कोई धारावाही चालक तार है, उसमें I एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो उस तार से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप निकालना जानते हो। सूत्र भी आपको पता है। सूत्र क्या होगा, dB इक्वल टू μ0/4 I इंटू डेल्टा L साइन थीटा बटे में R का स्क्वायर। डायरेक्शन आपको देखना है, डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग दाहिने हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। 4 फिंगर जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जैसे अगर यहाँ पे निकालना हो तो 4 फिंगर हम ऐसे कर देंगे उसकी दिशा में और अंगूठा चालक
में तार में बहने वाली धारा की दिशा में। तो यहाँ पे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी बच्चों, उसका नोटेशन हो जाएगा क्रॉस, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर वही धारा नीचे में दिखाता तो इसका क्या हो जाता, डॉट हो जाता, जो लंबवत बाहर की ओर हो जाता। तो चलिए छोटा सा अल्पांश है, तो इसके कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, छोटी सी ही होगी। तो छोटे से अल्पांश डेलियल के कारण बिंदु P पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारा हो जाएगा dv इक्वल टू μ0/4 इंटू आई इंटू dl। अब एंगल देखेंगे तो इसके कारण, इस AB भाग के कारण आपका कितना होगा, यही हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। बाय-सेवर्ट के नियम के अनुसार आपने क्या पढ़ा है कि dv इक्वल टू μ0/4 I इंटू डेल्टा L साइन या dl साइन थीटा बटे में r का स्क्वायर, यही तो आपने पढ़ा है। अब इस छोटे से अल्पांश के कारण बच्चों हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। छोटे से अल्पांश के कारण हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो चलिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये भी एंगल क्योंकि बहुत ही ये करीब में, तो ये भी एंगल आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। इस तरह से dl साइन थीटा बाई, अब ये दूरी आप लेंगे, ये दूरी कितना हो गया, x का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन कोई पूछे तो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, क्या हो गया, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है उसके अनुसार। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब समकोण त्रिभुज आप लेंगे, कौन सा, BGA में क्या हो जाएगा, अगर आप साइन थीटा ले रहे हैं तो साइन थीटा बराबर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, साइन थीटा बराबर लंब बटे में क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर, आप देखिए साइन थीटा अगर इसमें आप ले रहे हैं तो लंब बटे में कोण, तो थीटा के ठीक सामने ये लंब हो गया और ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने ये क्या हो गया, कोण हो गया। अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब की वैल्यू BG बाई कोण आपका क्या हो गया, DL, यानी BG इक्वल टू DL साइन थीटा। अच्छा बच्चों एक चीज और देखिए, ये तो इसके लिए चाप हो गया, इसी चाप के द्वारा इस बिंदु P पर अंतरित कोण कितना होगा, d फाई, कितना होगा, d फाई होगा। तो चूंकि आप जानते हो कि कोण बराबर होता है चाप बटे में, क्यों होता है चाप बटे में त्रिज्या, तो d फाई इस कोण के लिए अगर आप लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चाप हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा, यानी d फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, BG बाई x। BG का मान किसके बराबर है, DL साइन थीटा बटे में x, यानी हम लोग कह सकते हैं कि x d फाई इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, DL साइन थीटा। क्या यह मान हम लोग इक्वेशन 1 में नहीं इसके स्थान पे रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं मेरे बच्चे, चलिए रखते हैं। तो dv इक्वल टू, इसलिए dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4 इंटू आई, और dl साइन थीटा के स्थान पे बच्चों x d फाई लिखेंगे, x d फाई बाई क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब एक x से एक x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, फिर आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, dv इक्वल टू μ0/4 इंटू आई d फाई बाई x। ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। अब आपके पास एक और समकोण त्रिभुज है, और उस समकोण त्रिभुज में कौन सा समकोण त्रिभुज है भाई, PQB,
समकोण त्रिभुज PQB में cos फाई बराबर क्या होता है, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कोण, तो आधार आपका r हो गया और कोण आपका x हो गया। यानी हम लोग अगर लिखना चाहे बच्चों तो x बराबर क्या हो जाएगा, r बटे में cos फाई हो गया, r बटे में क्या हो गया cos फाई। x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए तो आपका इक्वेशन क्या मिल के बनेगा बच्चों, dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी फाई बटे में r बटे में cos फाई। cos फाई आपका ऊपर चला जाएगा और आराम से आप लोग dv इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू 0/4 पाई आई cos फाई इंटू डी फाई बटे में r। ये इक्वेशन नंबर आपका 4 हो गया। अब आराम से देखिए बच्चों, ये तो इस छोटे से अल्पांश के कारण इतना निकला, इसलिए पूरे तार CD के कारण, पूरे तार CD के कारण, पूरे तार के कारण करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, -φ1 से लेके φ2 तक। यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -φ1 से लेके φ2 तक, म्यू 0/4 पाई इंटू आई cos फाई डी फाई बाई क्या हो जाएगा भाई r। अब देखो बच्चों, इसमें जो फाई नहीं है उसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन में, तो म्यू 0/4 पाई इंटू क्या हो जाएगा आई बाई आर और इंटीग्रेशन -φ1 से लेके φ2 तक cos फाई डी फाई। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहां से अगर आप इंटीग्रेट करोगे मेरे बच्चे तो क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे में आर साइन फाई और ये आपका हो जाएगा -φ1 से लेके φ2 तक। अपर लिमिट पहले रखेंगे फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लिख लेंगे, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी म्यू 0/4 पाई इंटू आई बाई आर ब्रैकेट के अंदर साइन φ2 और माइनस साइन -φ1। तो एक चीज और ध्यान रखना, एक वैल्यू जो और होती है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन माइनस से, चूंकि हम लोग एक चीज और जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, उसी का यूज यहाँ पे हम लोग कर देंगे तो मेरा सूत्र बन जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई बाई आर साइन φ2 माइनस है तो प्लस हो गया साइन φ1। तो इसकी व्यापक सूत्र आपको मिलेगा क्या, व्यापक सूत्र हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि b इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर ब्रैकेट के अंदर साइन φ1 प्लस साइन φ2 हो जाएगा। ये आपका परिमित लंबाई का कोई चालक तार है तो उस चालक तार के कारण उसमें r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बच्चों अभी हम लोग देख लिए क्या आया कि b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर ब्रैकेट के अंदर आया साइन φ1 प्लस साइन φ2। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक आपका आएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा क्या, ये तो परिमित आ गया, अगर इसी में कहता कि अपरिमित लंबाई का हो जाए, यानी पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला इसका तरीका क्या है, अगर ये अपरिमित लंबाई का कह दिया, क्या कह दिया बच्चों, अपरिमित लंबाई का कह दिया, इनफिनाइट, ठीक है, इनफिनाइट लंबाई का वायर ले लिया और इसमें आई एम्पियर का करंट बह रहा है और कह देगा बच्चों कि इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए बच्चों, जितना ये छोटा तार है तो ये कोण φ1 और φ2 छोटा होता है,
जैसे जैसे आप ये लंबाई बढ़ाएंगे, आप यहीं से लंबाई थोड़ा और बढ़ाइए, देखिए ये phi 2 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते जब बहुत ऊपर ले जाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? 90 डिग्री का। यानी यहाँ पे phi 1 भी 90 डिग्री का हो जाएगा और phi 2 भी 90 डिग्री का हो जाएगा जब बोलेगा अपरिमित लंबाई का। ठीक है, इनफाइनाइट लंबाई का कोई वायर है और उसमें I एंपियर का करंट बह रहा है, तो phi 1 और phi 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। और चूंकि तुम जानते हो कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन 90 डिग्री अब प्लस साइन 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई मेरे बच्चे। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्या हो गया? I अपॉन R 1 प्लस 1 हो गया, यानी म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू 2, तो 2 से 2 दूना के 4 कट गया, यानी आपका B इक्वल टू आ गया म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। ये आपका सूत्र बन गया। B इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू 0 अपॉन 2 पाई I R हो जाएगा। मात्रक याद रखना, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। हो गया। ये चीज आपको ऑप्शनल में भी पूछ सकता है और 10th में भी ये पूछा जाता था। तो 10th में इसका निगमन नहीं रहता था, बस वहां पे पूछा जाता था कि अनंत लंबाई का कोई सीधा रेखीय तार है तो उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। 10th में आता था बच्चों। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। तो इस तरह से। अच्छा, दूसरा इसका टॉपिक्स क्या बना सकता है? दूसरा टॉपिक इसका कर सकता है क्या? दूसरे टॉपिक्स को अब देख लो। सेकेंड क्वेश्चन कहा, ऐसा करते हैं कि जो पॉइंट है P पॉइंट, वह किसी एक सिरे के पास लेके चले जाइए, किसी एक सिरे के पास लेके चले जाइए। ठीक है, एक सिरा को फिक्स कर लीजिए और दूसरे को इनफाइनाइट की तरफ लेके चले जाइए। ठीक है, और ये मान लीजिए कि D है, इधर आपका क्या हो गया? C, और एक सिरे पर यह बिंदु P हमने ले लिया। ठीक है, तो ये एंगल होगा क्या? तो यहां से phi 1 तो लगभग पाई बाई 2 हो जाएगा, बट phi 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। phi 2 क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसी के साथ एंगल तो कोई बना नहीं रहा है, तो एंगल आपका क्या हो जाएगा? 0। तो मेरा सूत्र यहां से क्या बनेगा? जब एक सिरे पे हो बच्चों, तो उसके लिए क्या कंडीशन बन जाएगा सेकंड ऑप्शन में? तो B इक्वल टू आपका हो गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई I बाई R साइन 90 डिग्री अब प्लस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, फटाक से आपका हो गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई I बाई R। ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसका मान तो 0 हो गया, ठीक है, और इसका मान 1 हो गया, तो ये तो वैल्यूज आपकी वही रह गई। तो यहां से भी न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर हो जाएगा। तीसरा इसका क्या कह देगा कि इसी तार के अनुदिश कोई बिंदु ले ले। याद रखिएगा बच्चों, तीसरा पॉइंट आप ध्यान में रखना, ये मोस्ट सवालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई तार है, मान लो कि सीडी तार है, C और D, ये तार है, इसमें धारा बह रहा है और इसको आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, इसी पे सपोज कर लो बिंदु P ले लिया, बिंदु P ले लिया, तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या होगी बच्चों? 0 हो जाएगी, क्योंकि phi 1 और phi 2 आपके 0 हो जाएंगे। phi 1 और phi 2 आपके क्या हो जाएंगे? 0। तो तार के अनुदिश, तार के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना। एक न्यूमेरिकल में सीधा आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड्स में आते हैं, फिर आगे और मैं बता रहा हूं। ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है भाई? एक स्क्वायर में ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? स्क्वायर ले रहा हूं।
अब थोड़ा सा इस स्क्वायरिंग पे ध्यान। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक स्क्वायर लिया हुआ जिसके आर्म्स ए हैं, ठीक है। एबीसीडी आपका एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। अब इसमें करंट ले रहा है। अब करंट दो तरह से हो सकता है। एक और स्क्वायर मैं आपको यहीं पे समझाने के लिए बता दूं, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फटाक से पी क्यू आर एस मान लो, ये स्क्वायर, दोनों में बस डायरेक्शन चेंज कराना रहेगा, ठीक है। अब देख भाई, इसमें जो करंट बह रही है वो ऐसे बह रही है, ये करंट बह रहा है। इस वाले फिगर में करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। इसमें आई करंट ऐसे जा रही है, इसमें आई करंट ऐसे जा रही है। क्वेश्चन आपको देगा क्या, क्वेश्चन बनाएगा क्या बच्चों, क्वेश्चन बनाएगा कि ये जो वर्ग है, इसके वर्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा और उसका डायरेक्शन आप पता करिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा और डायरेक्शन पता करिए कि वो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है या बाहर के तरफ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले आपको मैं ऐसा फिगर आया तो डायरेक्शन में गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम इजीली वे में देख सकते। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जो ये करंट मूव कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी एंटी क्लॉकवाइज यहां पे हो गया। यहां पे जो करंट आपका है, ठीक है, ये देखिए ऐसे घूम रहा है, तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया। कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। अब देखो पूछ रहा है कि वर्ग के केंद्र पर, तो वर्ग का केंद्र होता है विकर्णों का कटान बिंदु। हमको इसी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कितना होगा ये तो बाद में देखेंगे, पहले हम उसका डायरेक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको यहां पे निकालना है, ठीक है। दोनों एक ही स्क्वायर है, बस यहां पे समझाने के लिए मैंने एक तरफ क्लॉकवाइज में डायरेक्ट करंट फ्लो कराया और एक में एंटी क्लॉकवाइज में करंट को फ्लो करा दिया। अब देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम तो यही ना कहता है कि जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अपने 4 फिंगर उधर फैला दीजिए। क्यों, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर आप देखना चाहेंगे तो 4 फिंगर हो गया, करंट किस दिशा में, ऊपर, तो अंगूठा ऊपर हो गया, तो पाम आपका किधर है, बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या हो गया, लंबवत बाहर की ओर। यहां पे भी बाहर की ओर, यहां पे भी बाहर की ओर, यहां पे भी ऐसे बाहर की ओर, ठीक है। तो लंबवत बाहर की ओर हो गया। सभी एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए सबको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे एक ही दिशा में। तो जब याद रखना एंटी क्लॉकवाइज हो और तुम्हारे पास बताना है, 2 चिन्ह है, एक क्रॉस का है और एक डॉट का है। डॉट रहेगा तो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, क्रॉस चिन्ह है तो लंबवत अंदर की ओर होगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज हो, कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। क्यों, यहां पे देख लीजिए क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा, क्रॉस, एकदम फटाक से तुम लोग जान जाओगे, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। इतना तो तुम्हारे माइंड में आ ही जाएगा कि इस ऑप्शन में 4 दिए हैं तो 2 सही होंगे, 2 गलत। अब प्रायिकता हो जाएगी 50-50 की। अब उसके बाद मानों का कैलकुलेशन करके फिर निकाल सकते हैं। यानी जब ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा एक बंद पास में, वह एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर वह एक बंद पास में करंट,
ठीक है। बंद पास में करंट यदि वो क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, और वहां पे हम लोग क्या दिखा देंगे, क्रॉस दिखा देंगे। ठीक है, तो इस फिगर में क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर। इस फिगर में अगर केवल डायरेक्शन बदल दिया मोशन का, ठीक है, करंट का घूमने की दिशा बदल दिया, तो यहाँ पे कागज के लंबवत अंदर की ओर होगा और यहाँ पे कागज के लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो बस तुम यही ट्रिक याद रखना यार कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। एक बंद पास है तो उसमें धारा क्लॉकवाइज में जा रही है कि एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है। तो क्लॉकवाइज में जाएगा तो लंबवत अंदर की ओर बोलना, एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो बोलना कि लंबवत बाहर की ओर होगा। अब चलिए इस सवाल के ऊपर, यही आपका सवाल है, और सवाल में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब देखो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये कोण तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री होगा। तो यहां से इसको मिला दीजिए, ठीक है, मिला देंगे। अब इसकी भुजा कितनी हो गई भाई, अगर आप देखेंगे तो इस वायर से ये कितनी दूरी पर P बिंदु है, पूरी दूरी ये है, तो ये तो आधा पर होगा, तो ये दूरी तो आपकी a/2 हो गई, नहीं हो गई, कितनी दूरी पे हो गई, a/2 दूरी पे हो गई। a/2 दूरी पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक वायर के कारण जितना होगा उतना ही, तो इन चार से गुणा कर देंगे तो पूरे चारों तारों के कारण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग तार AD के कारण, B1 आपका निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक तार के कारण निकालते हैं, तो मेरा सूत्र हो जाएगा ना μ0/4 पाई I, R की जगह पर a/2 हो जाएगा। R कौन रिप्लेस कर रहा है, a/2 रिप्लेस कर रहा है, तो a/2 हो गया, और साइन φ1 45 डिग्री और प्लस साइन φ2 45 डिग्री हो गया। अब आपका निकल गया वैल्यू क्या, μ0/4 पाई 2I/a, और यहां से 1/√2 प्लस 1/√2 हो गया, यानी ये हो गया 2/√2 हो गया, यानी μ0/4 पाई इंटू 4I/a√2 हो गया। डायरेक्शन क्या बना भाई, बाहर की ओर, किधर बना, बाहर की ओर, तो ये ठीक है। इसलिए पूरे वर्ग के तार, 4 तार लगे हैं, कितना 4, तो B = 4B1, चूंकि सबकी दिशा एक ही है इसलिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 इंटू B के जगह पर, B1 के जगह पर μ0/4 पाई इंटू 4I/a√2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 4 से 4 आपका कैंसिल भी हो सकता है, या μ0/4 पाई इंटू 16I/a√2 न्यूटन/एम्पियर मीटर, और दिशा क्या हो जाएगा, कागज तल के लंबवत, ठीक है।